इस कहानी की शुरुआत फिलाडेल्फिया शहर में होती है, जहां हम एक खाली बिल्डिंग के जरिए पूरे शहर को तबाह होते हुए देखते हैं। हर तरफ बस आग ही आग और सीना चीरने वाली चीखती हुई आवाजें। अब कहानी सीधा 1988 में पहुंच गई, जहां 3 अलग पियानो बजाने वाला एक बस ड्राइवर और होटल में काम करने वाला एक बावर्ची, ये तीनों अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बिजी हैं। तभी अचानक इनकी चेहरे के हर छेद से खून निकलने लगा। फिर कुछ ही सेकंडों में तीनों जमीन पर गिर गए। रहस्यमयी आदमी घूम रहा था। कुछ ही दूरी पर थॉमस नाम के एक पुलिस वाले की आंख खुली। थॉमस अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को सोता हुआ देखकर उसके लिए खाना बनाने चला गया। तभी उसने न्यूज़ पर सुना कि एक बस ड्राइवर ने एक गार्ड थॉमस ने अपनी पत्नी को खाना दिया और बाय कहकर अपनी शिफ्ट के लिए निकल गया। कुछ समय बाद थॉमस अपने पार्टनर मैडॉक्स से मिला और दोनों उस जगह पहुंचे जहां बस ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ था। इस केस का में डिटेक्टिव ऑफिस मौत का कारण खून बहना बताया गया। थॉमस को उसकी गर्दन पर 3 निशान भी दिखे, बिल्कुल छेद की तरह, लेकिन हॉल्ट ने कहा कि ये बर्थ मार्क होगा और उसे अनदेखा कर दिया। तभी उन्हें खबर मिली कि 2 और लोग बिल्कुल इसी तरीके से मारे गए हैं, क्योंकि उसे लगा कि ये केस उसके प्रमोशन के लिए काफी अच्छा रहेगा। कुछ देर बाद थॉमस और मैडॉक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिले जिसने पोस्टमार्टम किया था। उन्होंने पूछा कि क्या कोई जरूरी बात सामने आई। डॉक्टर ने बताया, लेकिन अजीब बात यह है कि फोरेंसिक्स टीम भी इस एलिमेंट का पता नहीं लगा पा रही कि यह है क्या। बाद में टॉमस और मैडॉक्स खाना खा रहे थे, तभी उन्हें जानकारी मिली कि पास ही में एक औरत की गर्दन पर किसी भारी चीज से हमला किया गया है, और तो और उसकी गर्दन पर भी 3 निशान। दोनों ऑफिसर्स मौके पर तुरंत नाइट क्लब में पहुंचे। यहां उनकी मुलाकात उस औरत से हुई। थॉमस ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि हमलावर एक काली औरत थी जिसने नीली हुडी पहन रखी थी। उस औरत ने एक लोहे की औजार से गर्दन पर वार किया। तभी हॉल्ट ने वहां आकर बातचीत रोक दी और लड़की से दोबारा पूछने लगा कि डिटेल में बताओ हुआ क्या था। अब लड़की ने परेशान होकर सब कुछ दोबारा बताया। फिर अचानक से वो लड़की गिरकर मर गई। इसके बाद पुलिस बताए गए हुलियस कुछ देर बाद थॉमस और मैडॉक्स ड्राइव कर रहे थे। तभी उनका सामना उसी औरत से हो गया। वो तुरंत भागी उनसे बचने के लिए। उन दोनों ने बैकअप के लिए कॉल किया और होल्ट ने तो शहर के हर एक ऑफिसर को उसे ढूंढने का ऑर्डर दे दिया। इस दौरान उन्हें लगा कि वो औरत आसपास ही कहीं होगी, इसलिए दोनों ने उसे घेरने का प्लान बनाया और अलग अलग होकर तलाश के दौरान थॉमस को एक अजीब सा डिवाइस मिला जिसे उसने अपने पास रख लिया। बाद में एक बेसमेंट के अंदर मैडॉक्स ने और उस अनजान औरत का पीछा करने लगा। आखिरकार उसने उसे घेर लिया और हाथ ऊपर करके मुड़ने को कहा। तभी कहानी में एक मोड़ आया। उस औरत ने थॉमस को उसके नाम से बुलाया और उसे उसकी होने वाली बेटी के लिए बधाई भी दी। साथ ही उसने कहा कि मम और एक बेंच के साथ उसी की हथकड़ी से उसे बांध दिया। जाते जाते उसने कहा कि हम फिर से मिलेंगे। लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने के लिए मुड़ी, तभी थॉमस ने उस पर उसी के डिवाइस से हमला कर दिया जिससे वो अपने शिकार को इंजेक्ट किया करती थी इससे। लेकिन इससे पहले कि वो खुद को संभालता, उसे खबर मिली कि उसकी पत्नी हॉस्पिटल में है। वो भागते हुए वहां पहुंचा और उसके साथ ही ने बताया कि हमला करने वाले का कोई भी आईडी या फिंगरप्रिंट ट्रेस नहीं हो पा रहा। उसके पास से एक चाब। और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उस औरत की कलाई में गोली फंसी हुई थी और वो गोली थॉमस की रिवॉल्वर से निकली थी, जबकि थॉमस ने कभी गोली पी के चलाई ही नहीं। तभी एक नर्स ने बातचीत के बीच में आकर थॉमस को बताया कि तुम्हारी पत्नी की कुछ ही समय बाद एक नर्स ने थॉमस की गोद में एक सेहतमंद बच्ची दी, लेकिन उसकी एक खुशी तुरंत मातम में बदल गई जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी जिंदा नहीं बच पाई। इसके बाद कहानी 9 साल आगे यानी 1997 में पहुंची। अब थॉमस की बेटी एमी। लोगों ने इसे रेसिज्म का मुद्दा बना लिया। कई लोग उस औरत का साथ देते हुए कहने लगे कि उस वक्त वो औरत निहत्थी थी,
लेकिन पुलिस वाले ने उसे गिरफ्तार करने की बजाय ट्रेन के नीचे धकेल दिया। बाद में थॉमस, जो अब डिटेक्टिव बन चुका, और ये देखकर वो सोच में पड़ गए कि यहाँ पर कौन फूल रखे गया है। तभी थॉमस को एक स्लीट में डेथ में FR- फोन आया। ये जानकर उसके होश उड़ गए कि बिल्कुल वैसे ही मौत होनी शुरू हो गई है जैसे 9 साल पहले हुई थी। एक पल भी जाया किए बिना थॉमस क्राइम। फिर दोनों एक यूनिवर्सिटी क्लासरूम पहुंचे जहां एक प्रोफेसर की लाश पड़ी थी। उसकी गर्दन पर वही 3 निशान थे और चेहरे से खून बह रहा था। थोड़ी ही देर में होल्ट, जो कि अब एक ऑफिसर बन चुका था, वो सिक्योरिटी कैमरा फुटेज चे, इसलिए सब ने मान लिया कि ये कोई कॉपी कैट किलर है। पुलिस स्टेशन वापस जाकर थॉमस 9 साल पुराने केस की फाइल्स को दोबारा पढ़ने लगा, इस उम्मीद में कि शायद कोई क्लू मिल जाए। तभी उसे वो रहस्यमयी चाबी मिली जो उस औरत के पास से मिली थी, और बातगर जादे के साइड केस के लिए, जिससे पुलिस पर जबरदस्त प्रेशर आ गया। साथ ही पब्लिक के बीच डर का माहौल बनना शुरू हो गया था। बाद में थॉमस ने फुटेज के अंदर नए किलर के लेफ्ट हैंड को ध्यान से देखा। वो चौंक गया ये देखकर कि वो भी जख्मी है। बिल्कुल, उसने मैडॉक्स को बताया कि ये डिटेल कभी पब्लिक नहीं की गई थी, इसलिए अगर कोई कॉपी कैट किलर है तो वो इस बारे में कैसे जान सकता है। तभी एक ऑफिसर ने आकर बताया कि जिस चाबी की जांच की जा रही है वो एक प्लेन की चाबी है, जिसे सिर्फ 1 साल पहले ये सुनकर डिटेक्टिव्स हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि 100 मील के रेडियस में सिर्फ एक ही एयरफील्ड है जहां पर इस मॉडल का प्लेन मौजूद है। तो उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही थॉमस और मैडॉक्स निकलने वाले थे, तभी उसने ये भी बताया कि ये किलर सिर्फ एक खास मौके पर दिखाई देती है। आज से ठीक 9 साल पहले भी ब्लड मून वाला ही दिन था और आज भी वही दिन है। लेकिन डिटेक्टिव्स को उसकी ये बात बकवास सी लगी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक होगा, और बिन कुछ देर बाद डिटेक्टिव्स एयरफील्ड पहुंचे। थॉमस अकेला अंदर चला गया और वहां के मैनेजर से मिला। उसने उसे औरत की तस्वीर दिखाई और पूछा कि क्या उसने उसे पहले कभी देखा है। मैनेजर ने मना कर दिया, लेकिन वो काफी घबरा गया। थॉमस ने उस आदमी की घबराहट को महसूस कर लिया, इसलिए वो कागज पर लिखकर उससे बात करने लगा और जान गया कि यहाँ कोई और भी मौजूद है। जैसे ही थॉमस ने अपनी बंदूक की तरफ हाथ बढ़ाया, तभी अचानक उस औरत ने उस पर बंदूक तान दी और औरत ने मैनेजर से प्लेन की चाबी मांगी और मजबूरी में उसने उसे चाबी दे भी दी। फिर जैसे ही मैनेजर ने छुपी हुई गन की तरफ हाथ बढ़ाया, तो औरत ने तुरंत उसे मारकर नीचे गिरा दिया। तभी दूर से पुलिस सायरन्स की आवाज सुनाई देने लगी। तभी औरत ने बिना सोचे समझे सीधा उसके माथे में गोली मारी। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान को उसने गोली मार दी वो मैडॉक्स है, तो वो अपने किए पर पछताने लगी। थॉमस ये देखकर पूरी तरह टूट गया, लेकिन उस औरत ने उसे इसलिए उसने पुलिस को गोलियां चलाने से मना कर दिया। बाद में वो औरत थॉमस से कहने लगी कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो, और साथ ही उसने दावा भी किया कि मैं जो भी कर रही हूं बहुत जरूरी है। उसका कहना था कि हर 9 साल में मैं वापस आऊंगी ठीक इसी, और मुझे कोई मार नहीं सकता। अगर थॉमस ने कहा कि मैं तुम्हारा पीछा करना कभी नहीं छोड़ूंगा। इस बात से औरत ने उसे प्लेन से बाहर फेंक दिया। थॉमस नीचे समुद्र में जा गिरा और बाद में किसी तरह किनारे तक पहुंच गया जहां उसे जले। तब थॉमस ने उनसे कहा कि बेकार मेहनत मत करो, वो औरत फ्यूचर से आई थी। ये सुनकर होल्ट उसे ऐसे देख रहा था मानो वो पागल हो चुका हो। इस सब के चलते 9 साल और बीत गए और 2006 आ गया, जहां एक बूढ़ा होता हुआ थॉमस किसी हैरल्ड नोवाक नाम के आद उसने कंकाल निकाला और उसकी गर्दन की हड्डी में एक निशान को देखा। इसके बाद थॉमस अपनी गाड़ी के पास गया और अपनी इन्वेस्टिगेशन को दोबारा शुरू किया। एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग से पता चला कि डॉक्टर नवीन राव काफ़ी समय से लापता महिला हैरान हो गई, क्योंकि उसका पति तो 18 साल पहले मर गया था, लेकिन फिर भी उसने उसे अंदर आने दिया। फिर वो थॉमस को हैरल्ड की पुरानी फाइल्स दिखाने लगी, जिससे पता चला कि हैरल्ड गोरे लोगों को बाकी सबसे ऊपर मानता था, और इसलिए उसने बताया
कि हैरल्ड इतिहास की किताबों का हवाला देते हुए अपनी गलत मैसेज फैलाता था कि देखो ये देश हमने बनाया है, इन सबको तो गुलाम बना के लेकर आए थे, हम यहाँ पे आज ये बराबर कैसे हो गए। ये सब भी पता चला कि हैरल्ड के साथ साथ उसकी पी बाद में थॉमस फाइल पढ़कर ये जान गया कि किलर औरत के बाकी शिकार भी इसी लिस्ट में थे। हैरानी की बात यह थी कि वो सब ही हैरल्ड के पॉलिटिकल ग्रुप से जुड़े हुए थे। फिर थॉमस अपनी बेटी एमी को स्कूल से लेने गया क्योंकि आज उसका साथ ही वो अपनी बेटी पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए अब एमी होल्ट के परिवार के साथ रहती है। बाद में थॉमस होल्ट से मिला और उसे किसी दूसरे विक्टिम के बारे में बताने लगा जो कि हैरल्ड था, जिसकी मौत को ड्रग ओवरडोज का नाम दे दिए। और पता चला कि सीरियल किलर के सभी शिकार रियल अमेरिकन मूवमेंट से ही जुड़े हुए। थॉमस ने होल्ट को बताया कि वो रहस्यमयी औरत समय में पीछे आती है और वो 1997 में जिंदा नहीं हुई थी। असल में वो तब तक मरी ही नहीं। थॉमस ने यह दावा किया कि आज वो वापस आएगी और होल्ट से कहने लगा कि हैदर रसल नाम की औरत को ढूंढना है हमें। लेकिन होल्ट ने कहा कि तेरी बातें बिल्कुल बकवास है, कुछ भी बोल रहा है तू, तेरी बेटी हमारे घर पल रही है, वो याद करती है अपने पा। फिर होल्ट ने उसे तसल्ली दी और कहा कि मैं हर तरह से मदद करूंगा। दोनों गले मिले और होल्ट वहां से चला गया। लेकिन पता चला कि थॉमस का उदास होना सिर्फ एक नाटक था। उसने मौका देखकर होल्ट का बैच चुरा लिया। बाद में थॉमस ने पुलिस स्टेशन की और बड़ी चालाकी से हैदर रसल का एड्रेस निकाल लिया। और जब वो वहां पहुंचा तो दंग रह गया। वहां एक लाश पड़ी थी जिसका चेहरा बिल्कुल पिछले विक्टिम्स की तरह खून से भरा हुआ था। और फिर अचानक से किलर नजर आई और थॉम काफी देर तक उसका पीछा करने के बाद थॉमस एक सुरंग में घुस गया जहां वो औरत एक टाइम ट्रैवलिंग मशीन के अंदर बंद हो गई। मशीन में पानी भरने लगा और थॉमस ने कसम खाई कि वो दोनों फिर से मिलेंगे। तभी औरत डिवाइस के साथ साथ गायब हो। थॉमस ने बताया कि मैंने आज उस औरत के लेफ्ट हैंड में गोली मारी है और याद है जब वो पिछली और उससे पिछली बारी आई थी तो उसके हाथ में चोट लगी हुई थी ना। इससे साबित होता है कि ये औरत समय में पीछे जाती है। लेकिन होल्ट ने उसकी बात मानने से इनकार कर दी। एक बार फिर से कहानी 9 साल आगे बढ़ गई। साल 2015 में यहाँ पर डॉक्टर नवीन राव आइसोटोप नाम के एक डिवाइस पर काम कर रहा था। उसने इस डिवाइस को सूरों पर टेस्ट किया जिससे उनकी नाक, आंखों और कानों से खून बहने लगा और वो मर गए। वो अपनी कामयाबी से काफी खुश हुआ, लेकिन फिर उसके असिस्टेंट ने उसे थॉमस की बीच पर तस्वीर दिखाई। यही वो जगह थी जहां किलर 9 साल पहले गायब हुई थी और वो वहीं पर किलर की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इसी बीच थॉमस का, जिसमें उसने बताया कि वो जल्द ही मां बनने वाली है और वो चाहती है कि इस मौके पर उसके पिता वहीं पर मौजूद हो। उसके साथ थॉमस इस बारे में सोचता है, लेकिन अचानक से कुछ देर बाद ही उसने अपने आप को ट्रक के पिछले हिस्से में बंधा हुआ पाया। नवीन ने उसे बताया कि मुझे उस किलर औरत के मिशन पर नाज है और मैं एक ऐसे एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा हूं जिसे एक दिन वो औरत इस्तेमाल करेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम उसे मार दो और सब कुछ बर्बाद हो जाए, इसलिए तुम्हें 3 दिन तक बंद रह, साइंटिस्ट बोल ही रहा था। तभी थॉमस ने चालाकी से खुद को आजाद कर लिया और नवीन पर हमला बोल दिया। इससे नवीन ने ट्रक पर से कंट्रोल खो दिया और फिर दोनों का एक्सीडेंट हो गया। नवीन गाड़ी के नीचे फंस गया और थॉमस इस मौके का फायदा। दूसरी तरफ वो रहस्यमयी औरत एक बार फिर से अपनी टाइम मशीन के साथ पहुंच गई। वो सुरंग से बाहर निकली और बीच की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसे बड़ा झटका लगा जब उसने देखा कि थॉमस पहले से ही वहां मौजूद है और थॉमस ने पहले ही और थॉमस हैरान रह गया जब उसे एहसास हुआ कि ये वही ब्रेसलेट है जो उसने कभी एमी को तोहफे में दिया था। यहीं पर थॉमस को जोरदार झटका लगा। वो राया का नाना है। राया आज ही उसकी बेटी की कोख से जन्म लेने वाली है। अब उसे अफसोस होने लगा कि 1988 में मैंने तुम्हें मार दिया था।
थॉमस उससे गुहार लगाने लगा कि पीछे जाकर इस सब लायक को रोक दो, लेकिन राया ने कहा कि ये सब हो चुका है और टाइम ट्रैवल एक ही तरफ होता है, बार बार वापस जाना मुमकिन नहीं है। जाने से पहले राया थॉमस से कहने लगी कि आप मम्मी के पास जाइए, उनका ख्याल रखिए, उन्हें उनके पिता की ज़रूरत है। ये कहकर राया वहाँ से चली गई और थॉमस आंखों में आंसू लिए ज़मीन पर बिलक बिलक कर रोने लगा। फिर कहानी में भविष्य से जोड़ी हुई, जहाँ पर राव टेक्नोलॉजीज नाम का एक इंस्टीट्यूट है। वहाँ एक बुजुर्ग व्हील चेयर पर बैठा हुआ नवीन आइसोटोप डिवाइस राया को देते हुए नजर आता है। एक और ज़बरदस्त ट्विस्ट में पता चला कि कहानी की शुरुआत में जो हमला जिसे हैरल्ड नोवाक ने शुरू किया था, इसके बाद हुई सिविल वार में लाखों लोग मारे गए और लोग बदला लेने के चक्कर में एक दूसरे को मारने वाले दरिंदे बन चुके थे। राया का मिशन था समय में पीछे जाकर ऐसे लोगों को मारना जो आगे जाकर इस पी जैसे ही राया अपना मिशन पूरा करती है। हम वही सीन दोबारा देखते हैं जहां से कहानी शुरू हुई थी, लेकिन इस बार शहर में तबाही नहीं हुई। इससे ये पता चला कि राया अपने मिशन में कामयाब हो गई। फिर कहानी वापस 2015 में आ गई, जहां थॉमस फूल लेकर है, क्योंकि वो जानता था कि ये वो बच्ची है जो भविष्य की दिशा तय करेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।